नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो फ्रोजन शोल्डर पे लेके आए हैं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम फ्रोजन शोल्डर की भी आजकल के ज़माने में हो रही है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस वजह से होता है और क्या क्या प्रॉब्लम होती है इसकी वजह से, और इसका फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या होता है। तो इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल का नाम क्लिनिकल फिजियोथेरेपी उत्तराखंड है, तो इसको टॉपिक को हम बिल्कुल ही सिंपल और आसान भाषा में बनाएंगे जो कि आम आदमी को समझ में आ सके। तो ठीक है दोस्तों, आज हम फ्रोजन शोल्डर के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फ्रोजन शोल्डर आजकल कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। ये किस वजह से होता है, मेन फैक्टर इसके जो होते हैं आपका आरटीए की वजह से हो सकता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से, और बॉडी में डीजेनरेटेड चेंजेज आते हैं जो एज के साथ बॉडी में आते रहते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। कई पेशेंटों को स्ट्रोक के बाद ये प्रॉब्लम आती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसमें आपका पार्किंसन डिजीज हो सकता है, और आपका एविस्कुलर नेक्रोसिस हो सकती है जिसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है उस पार्ट की। तो ये कुछ रीजन है, और इसमें मेन रीजन एक ये भी है कि डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसमें ये मेनली होता है, और आपका थायराइड वाले पेशेंट में हो गया। डायबिटिक पेशेंट में थोड़ा सा इसमें रिस्क फैक्टर ये रहता है कि इसमें हीलिंग प्रोसेस जो होता है इसका शोल्डर का, वो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है नॉर्मल के कंपैरिजन में, क्योंकि डायबिटिक का जैसा आप लोग जानते हैं कि इसमें इंसुलिन वगैरह की कमी के कारण वो जो बॉडी है अपना इम्यून सिस्टम और जो हीलिंग होती है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है, टाइम लगता है। तो ये मेन रीजन है इसके। और इसको जो फ्रोजन शोल्डर को हम पेरी अर्थराइटिस भी बोल सकते हैं और एडेसिव कैप्सुलाइटिस बोल सकते हैं। आम भाषा में कंधा जाम जो लोग कहते हैं, कंधा जाम भी बोल सकते हैं। तो ये मेन रीजन है कुछ। इसके बाद ये जो प्रॉब्लम होती है ये फीमेल में ज़्यादा होती है, और जो इसमें एज फैक्टर होता है वो थर्ड डिकेड के बाद ये मेनली कॉमनली पाया जाता है। थर्ड डिकेड मतलब 30 साल के बाद ये प्रॉब्लम मेनली आपको देखने को मिलेगी। 30 से 60 70 जितना ओल्ड एज होगा वहाँ पे उसमें आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जो मेनली पहले हम प्रॉब्लम जानने से पहले ये देख लेते हैं कि शोल्डर की नॉर्मल रेंज क्या होती है और इसमें क्या क्या मूवमेंट हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो शोल्डर में हम मूवमेंट कराते हैं ये शोल्डर फ्लेक्शन होता है, और जो इसकी रेंज होती है वो 180 डिग्री तक जाती है। उसके बाद हमारा एक्सटेंशन हो गया है 180 टू 0 डिग्री। उसके बाद इसी तरीके से हमारा अबडक्शन हो गया है। अबडक्शन भी आपका वो 0 टू 180 डिग्री जाता है, और इसी तरीके से अडक्शन 180 टू 0 डिग्री। साथ में इसमें इंटरनल रोटेशन होती है और एक्सटर्नल रोटेशन होती है। इंटरनल रोटेशन भी आपकी जो है 90 डिग्री में रख के ये 90 जाती है, और एक्सटर्नल रोटेशन भी 70 टू 90 डिग्री होती है। जो शोल्डर का जो कॉम्प्लेक्स होता है इसमें 4 जॉइंट मिलके शोल्डर जॉइंट को बनाते हैं। ये बेसिक है, इसमें हम ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं। मेनली जो हमें एक चीज़ कवर कर लेते हैं, रोटेटर कफ मसल को हम कवर कर लेते हैं। रोटेटर कफ मसल जो होती है उनका मेजर रोल होता है शोल्डर कॉम्प्लेक्स में। इसमें क्या होता है, आपका रोटेटर कफ मसल आपकी कौन कौन सी होती है? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सब स्कैपुलरिस और टेरिस माइनर। ये 4 मसल मेन आपका रोटेटर कफ में होती है। अगर इसमें रोटेटर कफ में इंजरी हो जाती है, वो किसी भी वजह से हो सकती है। जिम वाले पर्सन जो हैवी वेट लिफ्टिंग होते हैं उनमें मेनली ये दिखती है ये प्रॉब्लम, या फिर जिनका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट आरटीए वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें मेन ये प्रॉब्लम दिखाई देती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपकी सुप्रा स्पाइनेटस मसल में प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से सुप्रा स्पाइनेटस टेंडनाइटिस हो जाता है। जो वो आप वर्ड से ही समझ रहे होंगे, टेंडनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन हो जाती है सुप्रास्पाइनेटस मसल्स में। तो इसमें मेनली हम ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें जो होता है हम हीटिंग का यूज कम करते हैं या नहीं करते हैं। उसका मेन रीज़न ये होता है कि जो सुप्रास्पाइनेटस टेंडन में जो होता है, अगर इसमें हम हीटिंग लगाते हैं, हीटिंग थेरेपी देते हैं, तो इसमें नक्टर्नल पेन होता है। नक्टर्नल पेन का मतलब होता है आपका कि रात को ये आपको जो पेन ड्यूरिंग स्लीपिंग या ड्यूरिंग पीरियड आपको ये पेन रात को फील होगा। तो डीप हीटिंग की वजह से क्या होता है कि आपका जो इंटरनल जो कैप्सूल होते हैं उसमें क्या होता है, फाइब्रोसिस होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से ये आपको पेन की प्रॉब्लम होती है। तो जो अगर सुप्रास्पाइनेटस मसल्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम हीटिंग के लिए मना करते हैं। बाकी इसमें जो हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करेंगे, इसमें 2-3 टेस्ट भी हम करके देख सकते हैं पेशेंट को। 2-3 टेस्ट में आपका ये होता है कि एक हम पेशेंट को बोलेंगे
कि हैंड टू नेक टेस्ट। हैंड टू नेक को मतलब आपको ये हाथ को नेक के पीछे ले जाना है और उनसे ये टेस्ट करवा के देखना है। नंबर 1 टेस्ट। नंबर 2 टेस्ट हैंड टू स्कैपुला। हैंड टू स्कैपुला में आपका होता है कि आपके हैंड को आपको सेम साइड वाली स्कैपुला की तरफ ले जाना होता है। इसमें आपका हाथ पूरा प्रॉपर पीछे जाएगा। मेन जो शोल्डर की प्रॉब्लम होती है उनमें ये हाथ पीछे नहीं जाता है, जो मेन प्रॉब्लम होती है पेशेंटों को। उसके बाद जो तीसरा टेस्ट हमारा होता है वो टेस्ट होता है हमारा हैंड टू अपोजिट स्कैपुला। हैंड टू अपोजिट स्कैपुला में हाथ को हम इस तरीके से ले जाते हैं। तो ये सारे टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि इसमें आपके सारे मूवमेंट कवर हो जा रहे हैं शोल्डर के, फ्लेक्शन से लेके अबडक्शन से लेके एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन। तो ये अगर ये पेशेंट ये टेस्ट नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके शोल्डर में प्रॉब्लम है। और अगर शोल्डर में प्रॉब्लम है, जो कॉमनली हमारे पास पेशेंट आता है क्लिनिक में, उसका यही होता है मेनली उसको अबडक्शन में प्रॉब्लम होती है कि अबडक्शन वो अगर आपका मसल शोल्डर रोटेटर कफ का इन्वॉल्वमेंट है तो आपका जो अबडक्शन है वो 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा, एक्टिवली 90 डिग्री से ऊपर नहीं जाएगा। तो और फ्लेक्शन में भी आपकी रेंज में फ़र्क रहता है और इंटरनल रोटेशन तो ना के बराबर होती है पेशेंट में। तो ये मेन रीजन होते हैं पेशेंट के जो हमारे पास क्लिनिक में आते हैं और जिनको हम ट्रीट करते हैं। अब ये देखते हैं हमने टेस्ट कर लिया, अब ये देखते हैं कि हम ट्रीटमेंट क्या क्या कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट हम क्या क्या दे सकते हैं इनको। नंबर 1, अगर कोई पेशेंट क्लिनिक में आता है तो मेनली जो हमारा रोल होता है उनका सबसे पहले जो होता है पेन कम करना। अगर हम उनका पेन कम कर देंगे तो पेशेंट को काफ़ी रिलैक्स फील हो जाता है और उसके बाद वो प्रॉपर जो हम एक्सरसाइज बताएंगे ये हम जो कराएंगे उसमें अपना कंट्रीब्यूट और अपना सहयोग देता है। तो मेनली हम इसमें कंट्रास्ट बाथ थेरेपी यूज कर सकते हैं। कंट्रास्ट बाथ में आपका हीट थेरेपी भी आ जाएगा, कोल्ड थेरेपी भी आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू वेदर। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें सबसे पहले ये काम कर सकते हैं। यूएस का इसमें बहुत अच्छा यूज है। यूएस अगर अल्ट्रासाउंड फिजियोथेरेपी वाला अल्ट्रासाउंड, कई लोग अल्ट्रासाउंड मशीन वो समझ लेते हैं जो हम गायनी के पेशेंट पे यूज किया जाता है। तो फिजियोथेरेपी वाला अल्ट्रासाउंड यूज कर सकते हैं। इसमें भी 2 कंडीशन होती है। आपको अगर एक्यूट कंडीशन लेके कोई पेशेंट आ रहा है, एक्यूट का मतलब है कि अभी कम टाइम हुआ है शोल्डर प्रॉब्लम में, तो उसमें जो आपकी इंटेंसिटी होती है वो हम 1.2 से 1.5 के बीच में रखते हैं, हर्ट्स 1.2 से 1.5 हर्ट्स के बीच में रखते हैं। अगर कोई क्रोनिक पेशेंट आता है तो इसकी इंटेंसिटी को हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड का यूज इसमें मेन है। आईएफटी मशीन का यूज आप ले सकते हैं और साथ में हम टेंस मसल को भी मस्कुलर पेन और पेन इंटेंसिटी को कम करने के लिए टेंस मसल भी लगाते हैं। इसमें एक चीज़ और थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूँगा, पेनफुल आर्क सिंड्रोम क्या होता है। पेनफुल आर्क सिंड्रोम ये होता है कि जैसे पेनफुल आर्क सिंड्रोम हमारा जो रेंज है शोल्डर की 0 से 180 डिग्री तक है। तो ये वाला टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि अगर पेशेंट किसी को अगर शोल्डर की प्रॉब्लम है तो उसमें उनका जो पेनफुल आर्क सिंड्रोम जो होगा, पेनफुल आर्क सिंड्रोम में क्या होता है, पेनफुल आर्क सिंड्रोम में जो पेशेंट होता है उसको 0 टू 45 डिग्री जो मूवमेंट होता है वो नहीं कर पाएगा वो अपने आप से, उसको ये उठाने में बहुत प्रॉब्लम होगी। उसके बाद जो 0 से 45 डिग्री से जो ऊपर की रेंज जाती है 45 से 160 डिग्री, वो पेशेंट इजीली कर लेगा। उसके बाद जो 160 से 180 डिग्री जो रेंज जाएगी वो भी पेशेंट नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि उसको पेनफुल आर्क सिंड्रोम उसका पॉजिटिव है या नहीं है। ये एक बहुत अच्छा टेस्ट है जो हम पेशेंट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम बेसिक एक्सरसाइज में हम बताते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, इसमें टेक्निक आती है शोल्डर मोबिलाइजेशन, वो हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। मोबिलाइजेशन में आपका एंटीरियर ग्लाइड आ जाती है, पोस्टीरियर ग्लाइड आ जाती है, कॉर्डल ग्लाइड आ जाती है और सेफेलिक ग्लाइड आ जाती है। तो कॉर्डल और सेफेलिक को लैटर और मीडियल ग्लाइड भी कहते हैं। ग्लाइड तो हम आपको प्रैक्टिकल करके देंगे, बाकी आप घर में क्या क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं वो बेसिक एक्सरसाइज हम बता देंगे जो आप घर में इजीली कर पाएंगे। नंबर 1 आपकी आ जाती है इसमें पेंडुलर एक्सरसाइज। पेंडुलर एक्सरसाइज में क्या कुछ नहीं करना है, आपको हल्का से इसमें अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग और अपने टॉलरेंस के अकॉर्डिंग जितना आप वेट सहन कर सकते हैं, आधा किलो, 500 ग्राम, 700 ग्राम या 1 kg, उसको आपको हाथ में बांधना है। अगर आप घर में ये एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कुछ भी आप उतने वेट का कोई भी चीज़ अपने हाथ में पकड़ सकते हैं, पानी की बोतल हो गई या कुछ भी।
ठीक है। तो अब हम शोल्डर मोबिलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। शोल्डर मोबिलाइजेशन में मेनली क्या होती है, 4 ग्लाइड होती है। एक एंटीरियर ग्लाइड होती है, एक पोस्टीरियर ग्लाइड होती है, एक सेफेलिक ग्लाइड होती है और एक काउडल ग्लाइड होती है, जिसको हम इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जो एंटीरियर ग्लाइड करेंगे और पोस्टीरियर ग्लाइड हम एक साथ ही कर लेते हैं, वैसे ये अलग अलग होती है, लेकिन हम कंबाइंड में ही इसको दिखाते हैं आपको। तो इसमें जो एंटीरियर ग्लाइड होती है, इसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे। उसके बाद क्या होता है, जो पेशेंट को कहते हैं कि थोड़ा सा काउच के बाहर हम लेके चलेंगे। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इसमें जो स्कैपुला है और आपका जो बैक पोर्शन है वो पूरा प्रॉपर तरीके से स्टेबलाइज हो। तो शोल्डर ग्लाइड में हम एंटीरियर और पोस्टीरियर ग्लाइड एक साथ करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम जो ये हैंड होगा वो थेरेपिस्ट के यहाँ पे बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए आप, यहाँ पे होल्ड करेंगे हाथ को और क्या करेंगे, हल्का सा ट्रैक्शन देंगे। हल्का सा ट्रैक्शन देने के बाद इसको मेंटेन करके रखेंगे। और इसमें क्या करेंगे, हम लॉन्ग लीवर का यूज नहीं करेंगे, शॉर्ट लीवर से हम इसको ग्लाइड देंगे। छोड़ दो, हम ढीला छोड़ दो। जो आपका ये शोल्डर, ये ह्यूमरस हेड है, ये इसको प्रॉपर इस तरीके से ग्रिप बना लेंगे। शॉर्ट लीवर का यूज करेंगे और इसमें क्या करेंगे, एंटीरियर ग्लाइड में और पोस्टीरियर ग्लाइड में ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इसके अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, मैं इसके इस तरीके मेथड से करता हूँ, बाकी कई इस तरीके से भी लगा सकते हैं। इसमें आपकी प्रॉपर एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड होगी इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी पोस्टीरियर ग्लाइड हो गई है। पोस्टीरियर ग्लाइड का काम क्या होता है, पोस्टीरियर ग्लाइड जो करती है आपका फ्लेक्शन और इंटरनल रोटेशन को इंक्रीज करती है। और इसकी हम प्रोग्रेस स्टेज भी होती है ये पोस्टीरियर ग्लाइड की। तो प्रोग्रेस स्टेज में इस तरीके से हम हाथ को रख के और ये हल्का हल्के थ्रस्ट ये नीचे देंगे, ठीक है। और आपकी जो लेटरल, इसके बाद आते हैं हम लेटरल ग्लाइड पे। लेटरल ग्लाइड में क्या होता है आपका, ये आपको स्ट्रेच हर उसमें मेंटेन रहेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि हाथ शुड बी रिलैक्स, हाथ की पोजीशन जो होती है पेशेंट की बिल्कुल रिलैक्स होनी चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट ना करे पेशेंट। इस तरीके से हम ये करेंगे। और ये आपका शॉर्ट लीवर यूज कर रहा हूँ मैं, और इस तरीके से आपकी कॉर्डल ग्लाइड, और इसी तरीके से आपकी आ जाएगी आपकी सेफेलिक ग्लाइड। इसमें पोस्टीरियर ग्लाइड हम प्रोन पोजीशन में भी, एंटीरियर ग्लाइड हम प्रोन पोजीशन में भी करा सकते हैं। मैंने कंबाइंड में करा दिया था एंटीरियर पोस्टीरियर ग्लाइड दोनों। जो एंटीरियर ग्लाइड का जो मेन फंक्शन होता है उसका होता है एक्सटेंशन को इंक्रीज करना है, एक्सटेंशन प्लस रोटेशन जो। तो ये हमारी ग्लाइड है जो हम शोल्डर के पेशेंट में, फ्रोजन शोल्डर में, पेरीआर्थराइटिस में करा सकते हैं। कुछ बेसिक एक्सरसाइज है जो कि पेशेंट घर में भी कर सकता है। उसमें नंबर 1 पे ये एक्सरसाइज है, इसको हम शोल्डर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों में घुमाएंगे। हाँ, और पेशेंट को यह बोलेंगे कि ये धीरे धीरे तरीके से करना है और टाइम के साथ अपना रिपीटेशन और अपने होल्डिंग टाइम बढ़ाते रहे। नंबर 2 एक्सरसाइज में ये आपको धीरे धीरे शोल्डर का फ्लेक्शन लेके जाना है। इसको आप किसी स्टिक के थ्रू भी कर सकते हैं, स्टिक पकड़ के भी, अगर ये करने में आपको दिक्कत होती है। नंबर 2 में ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर 3 हम्म 4 ये वाली एक्सरसाइज मेन उन लोगों के लिए जिसको भी शोल्डर की प्रॉब्लम होती है, उनको एक्चुअली रोटेशन में प्रॉब्लम आती ही आती है। तो ये वाली एक्सरसाइज सभी के लिए है। इसमें क्या करना है, आपका जो अफेक्टेड हैंड है वो नीचे रहेगा और जो आपका अनअफेक्टेड हैंड है वो ऊपर रहेगा। और ऊपर वाले हाथ से नीचे वाले हाथ को धीरे धीरे टॉवल की मदद से आपको ऊपर ले जाना है, जितने में आपको पेन ना हो, और इसी तरीके से धीरे धीरे नीचे लेके आना है। एक ये एक्सरसाइज इसको पेंडुलर एक्सरसाइज कहते हैं। इसमें क्या करना है आपको, अगर आप घर पे है तो आपको कोई भी अगर वेट कफ नहीं है आपके पास, तो कोई भी हल्की पानी की बोतल वगैरह आप हाथ में पकड़ सकते हैं। और इस तरीके से आपको पूरा हाथ आपको आगे ले जाना है और उसी तरह से पीछे ले जाना है। इसमें 3 वेरिएंट होते हैं। पहला वेरिएंट ये है, दूसरा दूसरा आपको, हाँ, इस तरीके से करना है। और तीसरे में आपको कंबाइंड में करना है, पहला और दूसरा। हाँ, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम फिंगर लेडर पे। ये फिंगर लेडर की हेल्प से भी हम शोल्डर की एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आपको पीछे खड़ा होना है और आपका एल्बो पूरा स्ट्रेट रखना है, और फिर धीरे धीरे आपको अपना हाथ ऊपर ले जाना है और एंड में जाके इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके होल्ड करना है, फिर धीरे धीरे करके वापस आना है। हम्म। इसी तरीके से ये एक्सरसाइज हम साइड में भी कर सकते हैं। ये फ्लेक्शन के लिए, abduction के लिए क्या करेंगे, abduction के लिए साइड में आ जाइए। पीछे आइए थोड़ा, हाँ स्ट्रेट। अब धीरे धीरे करके उसी तरीके से आपको हाथ को ऊपर ले जाना है और इसी पैटर्न में आपको पास में जाते जाना है। बहुत बढ़िया। हाँ, एंड रेंज में जाके थोड़ा सा होल्ड करना है। हाँ, फिर धीरे धीरे करके वापस आना है। अगर घर में आपके फिंगर लेडर नहीं है तो इसमें आप वॉल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वॉल में करके दिखा देंगे इसी तरीके से। वॉल में भी फिंगर लेडर के बाद हम शोल्डर पुली के माध्यम से भी शोल्डर की एक्सरसाइज कर सकते हैं। हाँ, इस तरीके से आपको, लेकिन ये चीज़ आपको क्लिनिक में ही मिलेगी, तो इसके लिए आपको क्लिनिक आना पड़ेगा। ये घर में इसकी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो प्रॉपर शोल्डर व्हील की एक्सरसाइज हम इसमें भी क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इसके बाद हम आएंगे पुली पे। पुली की एक्सरसाइज के लिए भी आपको अपने प्रॉब्लम और अपने पेन के अकॉर्डिंग आपको ये करना है। इसमें हर पेशेंट की अलग कंडीशन के हिसाब से इसको हम जितना उनकी रेंज जा पाती है उसके हिसाब से इसको ऊपर ले जा रहे हैं। तो ये पुली का काम भी शोल्डर की रेंज खोलने के लिए ही किया जाता है। तो ये हमारी बेसिक एक्सरसाइज थी जो हम फ्रोजन शोल्डर में लोगों को घर के लिए बताते हैं और जो यहाँ पे भी कराते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये, इसमें हम एक्चुअली इसमें एडवांस टेक्निक भी यूज कर सकते हैं, जिसमें हम नीडलिंग, डाई नीडलिंग और ये आपकी टेक्निक आती है मूलिगन MFI टेक्निक आती है, जो कि एडवांस स्टेज की टेक्निक होती है। तो वो हम आज तो हमने बेसिक बनाया है, तो उसमें हम कोशिश करेंगे कि आगे जाके हम एडवांस टेक्निक को भी आप लोगों को दिखा पाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देव भूमि उत्तराखंड की जय हो।